नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा शीर्षक है वह है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। तो आज हम इस शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एक युक्ति है कि विद्यार्थी जो है अपने नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद जो समय बचा सके उसे अपने देश तथा धर्म के इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र, अपने देश की विगत और वर्तमान अवस्था, दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाएं। इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि विद्यार्थी नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद जो समय बचा सके उसे अपने देश तथा धर्म के इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र और अपने देश के विगत और वर्तमान अवस्था, दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाएं। अपने अध्ययन को हानि न पहुंचाकर समय मिले तो सभा समाजों में विद्वानों के व्याख्यानों को भी सुनें। ये जो कथन है यह सुविख्यात मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आगे हम दूसरी युक्ति के अंतर्गत जब आते हैं तो जो काम अपना उद्देश्य आप होते हैं स्वयं हो जाते हैं और अपने से बाहर कोई स्वार्थ नहीं रखते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खेल कहते हैं। क्योंकि अध्यापक का काम अक्सर जो है अपना इनाम आप होता है, वो कार्यों के द्वारा ही करते हैं। वह बच्चों की भांति जिंदगी जीता हुआ बच्चों के साथ एकाकार हो जाता है। एक अच्छे नाटककार या इतिहासकार की भांति जो है वह एक छोटी सी बात से, एक साधारण सी क्रिया से, चेहरे के रंग से और आंखों को देखकर पूरे आदमी की वास्तविकता का जो है पता लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वह अपने विवेक और सूझबूझ से बच्चों के हृदय, बुद्धि, आत्मा के छिपे हुए तथ्यों को समझ लेता है। वह कभी हंसकर, कभी तारीफ करके, तो कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी उकसाकर, कभी आलोचना करके बच्चे की वास्तविकता को समझकर उसका मार्गदर्शन करता है, ये जो कथन है ये जाकिर हुसैन जी के द्वारा। आइए अब हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, जानते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है सन 1947 में, ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का जो बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा कहाँ पर बीतता है? ये राजस्थान में बीतता है। फिलहाल जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज जो है समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास बहुत ही चर्चित रहे हैं। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ जो है प्रतिकार का भी स्वर
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई जो है उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक हिंदी की वाचिक एक जो है परंपरा है, वाचिक परंपरा को क्या करती हैं, यह समृद्ध करती हैं, सुदृढ़ बनाती हैं। अब यहाँ पर हम मुख्य जो है नेताजी के चश्मे इस शीर्षक पर इससे संबंधित तथ्यों को समझते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो चारों सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही क्या है? देश ही नहीं होता बल्कि देश बनता है। उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम क्या है? देशभक्ति है। हम यहाँ पर देख रहे हैं देशभक्ति क्या है, यह एक प्रकार का प्रश्न है और इस प्रश्न के अंतर्गत जो है अगर हम इसके उत्तर को देखें तो स्पष्ट होता है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता बल्कि उसमें रहने वाले सभी नागरिकों के अंतर्गत क्या क्या इसमें कवि के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो इसमें नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही जो है देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा इस शीर्षक के अंतर्गत इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के जो माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो कि इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, योगदान देते हैं। कहानी यह स्पष्ट करती है कि बड़े ही नहीं बल्कि जो है बच्चे भी इसमें क्या है, शामिल हैं, सम्मिलित हैं। तो आइए हम इस कहानी को जो है स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो इसमें हालदार साहब यानी कि हवलदार को कहते हैं हालदार, ठीक है। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कौन सा कस्बा? कहते हैं कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का जो है मकान कहा जाए। वैसे तो कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, ठीक है, क्योंकि वहां की जो हालत थी, स्थित परिस्थितियां थी, वह बहुत ही अच्छी नहीं थी। कहते हैं कि जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक नगर पालिका भी थे, ठीक है। वो जो है देश शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। वो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ साफ घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। तो अलग अलग प्रकार का यहाँ पर कार्य कर दिया। इसके अंतर्गत नगर पालिका, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक कौन सी प्रतिमा लगवाई दी? ये संगमरमर की, ठीक है, संगमरमर की प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगवा दी। प्रतिमा का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा यहाँ पर उसे हम मूर्ति कहेंगे। और ये मूर्ति किस प्रकार की है? संगमरमर की। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, ठीक है, एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो पता नहीं, यानी कि यहाँ पर पूरी बात की तो जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है। कहते हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के
अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान जो है, साथ ही साथ उसमें उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय अपूर्ण और चिट्ठी पत्र में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि यहाँ पर एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि इस प्रकार से ऊहापोह और चिट्ठी पत्र में ये क्या हुआ, समय व्यतीत हुआ, बेकार चला गया, इसका हम उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाए। और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में जो एक समय निर्धारित था, वह समय धीरे धीरे क्या होता गया, निकलता गया, व्यतीत होता गया। तो कहते हैं घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का जो है निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उनका नाम कौन सा है, तो यहाँ पर मोतीलाल जी को भी यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, मोतीलाल जी। ठीक है, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, पहले ही तो शीर्षक में इसका जिक्र आ चुका है पैराग्राफ में। और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, इसके कहते हैं कि टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर। ठीक है, वेस्ट का बस्ट यहाँ पर आया है। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमजोर। फौजी वर्दी में मूर्ति को तो देखते ही दिल्ली चलो, जैसे ही मूर्ति देख रहे हैं वैसा लग रहा है कि दिल्ली चलो, यह वो मूर्ति बोल रही है। और तुम मुझे खून दो वगैरह की याद आने लगती। यानी कि एक तो मूर्तियां निर्जीव होती हैं, दूसरी सजीव होती हैं। तो नेताजी की जो मूर्ति हम समय देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति को देखने से ही आभास हो रहा था कि वह मूर्ति क्या कह रही है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है कथित कथन था। तो ऐसा देखने से लग रहा था कि मूर्तियां बोल रही हैं। कहते हैं कि वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टिकोण से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, क्या थी, जो देखते ही खटकते थे। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी सारी मूर्तियों की सभी कलाकृतियां तो पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन एक चश्मे के बिना अधूरा सा लग रहा था। यानी चश्मा तो था, लेकिन वो कौन सा था, संगमरमर का नहीं था। और एक सामान्य और सचमुच जो है चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को जो है पहना दिया गया था। आगे जो है इसमें पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस चर्चे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्हें जो है लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी जो है मुस्कान, चेहरे पर जो है कौतुक भरी मुस्कान देखने को मिली, यानी कि फैल गई। वाह भाई, यह तो आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा कैसा हो, वह एकदम रियल। जीप जो है कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी जो है हवलदार यानी कि जो हवलदार साहब थे इस मूर्ति के बारे में ही वो सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रूप यात्रा का नहीं, उस भावना यानी कि उस भावना का जो है देशभक्ति, ठीक है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दिन प्रतिदिन देशभक्ति भी जो है क्या होती जा रही है, मजाक की चीज होती जा रही है। अब जो है दूसरी बार जब हवलदार यानी हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति से कुछ अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है कि ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, यानी कि यह बदल दिया गया।
अब हवलदार साहब का ये कौतुक बहुत बढ़ गया। वाह भाई, क्या ये आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। और तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तो हवलदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से जब भी वो गुजरते तो समय, यानी कि इस चौराहे पर जब भी उनको रुकना होता तो पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना एक उनकी आदत सी बन गई। एक बार जब वो कौतूहल दुर्ननीय हो उठा, पान वाले ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। यानी कि उनके मन में यह एक प्रकार का क्या हो गया कि प्रश्न बन गया कि आखिरकार कैसे बदल जाता है। अब जो है पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था, वो बोलता हुआ कैसे, वह एक काला मोटा और मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में, ठीक है, आंखों ही आंखों में क्या कर रहा था, हंस रहा था, मानो आंखों ही आंखों में वह हंसा और उसकी टोन थिरकी। और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान को फूंका और लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। बहुत ही लंबे से बहुत ही प्यार से उसने क्या कहा, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक यानी ग्राहक हो, यहाँ पर ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर गिराक लिखा हुआ है। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, इधर दूसरा बिठा दिया। हवलदार साहब को बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो कि चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए तो वह अपनी छोटी सी दुकान उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा उस मूर्ति पर लगा है, तो फिर वो कैप्टन क्या करता है, फिर वो कैप्टन जो है चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः जो है नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर उस ग्राहक को दे देता है। तो इस प्रकार से वह यहाँ पर देख रहे हैं कितनी कारीगरी कर रहा है। और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, यानी वो बदल देता है। जैसे ही ग्राहक आता है और नेताजी का लगा हुआ जो चश्मा है उसे पसंद आता है, तो वहां से वो फ्रेम को निकालता है और उस फ्रेम को वह परचेज यानी कि बेच देता है। दूसरा फ्रेम वहां पर यानी कि उस नेताजी के मूर्ति में लगा देता है। वाह भाई, तो क्या आइडिया है, आइडिया यानी कि विचार। लेकिन भाई क्या एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, क्या हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि वाकई जो है नेताजी का ओरिजिनल यानी कि रियल चश्मा जो है का। पान वाला दूसरा पान फिर जो है मुंह में घुस चुका था और उस समय का जो समय था वो घर का था। दुकान पूरी भीड़ भाड़ से अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में ऐसा स्थिर की कथी की ठंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक होगी और मुस्कुराता हुआ मास्टर बनना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, क्योंकि पान वाला और हवलदार साहब की समझ की जो सूझबूझ थी, सोचने की तरकीब थी, वह बिल्कुल अलग अलग थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का क्या था, अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा जो है कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह बिल्कुल ही तय नहीं कर पाया होगा। ऐसा वहां पर यह संभावना जाहिर की जा रही है। कहते हैं कि कांच वाला यह तय ही नहीं कर पा रहा, यह कोशिश की होगी, किंतु वह उसमें क्या हो गया, उसमें भी वह असफल रहा।
या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में वो चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, या वह निकल गया होगा। उफ, आखिर ये कितनी विषम परिस्थिति थी कि सारी संभावनाएं यहाँ पर आकर क्या हो जा रही थी, असफल हो जा रही। हवलदार साहब को यह सब कुछ बहुत विचित्र सा और कौतूक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समान नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले कि इसके अंदर अपने देश के लिए कितना जज्बा है। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? यह उन्होंने प्रश्न किया। या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यहाँ पर दो प्रश्न करते हैं, ठीक है। आजाद हिंद का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला जो था वो नया पान खा रहा था, यानी कि वह समय समय पर जो है दूसरा पान खा रहा था, तो यहाँ पर फिर जो है अपने पान को बदल दिया, यानी कि वह नया पान खा रहा था। पान पट्टे अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, और ध्यान से देखता है, और फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। ऐसा वह पान वाला कहता है। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मारियल सा लंगड़ा आदमी, जिसके सिर पर जो है गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी वो गली से निकला। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, ये फेरी वाला था, फेरी लगाता था घूम घूम कर। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, जबकि ये तो फेरी लगाता है घरों घरों में जाकर, तो इसे हम कैप्टन क्यों कहें? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और इस बात करने को एकदम तैयार ही नहीं। ड्राइवर भी जो था वो बेचैन हो रहा था कि काम जो था, हालदार साहब ये जो है जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी कि इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पूर्ण मूर्ति थी उसमें केवल और केवल जो है चश्मे को ही जो है बदला जा रहा है। कहते हैं कि 2 साल गुजर जाने पर हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़ी कांचों वाला गोल गोल चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। यानी वो मूर्ति बिना चश्मों की रहती ही नहीं थी। जरूर उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब जो कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए जो है फिर एक बार ऐसा हुआ, क्या ऐसा होता है? कहते हैं कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा कि भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर
मुंह का पान नीचे झुका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, क्या बोला? साहब, कैप्टन मर गया। अब ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना घटित हो गई और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, सन से रह गए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ हो देने वालों पर भी धंसती है और अपने लिए बिकने के मौके मिलती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से घुसे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। क्या ख्याल आया? क्या ख्याल आया? ख्याल यही आया कि कस्बे के हृदय स्थली, यानी जो एकदम मध्य भाग था, जो हृदय में निवास करता था, दिल को छू लेने वाला था, में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो ये अब संभावित रह गया कि अब कैसे हो सकता है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से यह कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर जो है, आंखें चौराहा आते ही उसी मूर्ति की तरफ उठ गई। जैसे कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे और रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जो थे जीप से कूदकर बहुत ही तीव्र गति यानी तेज तेज कदमों से उस मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था और वो जैसे लग रहा था कि बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं क्योंकि इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, क्योंकि जो अनेकों प्रकार के चश्मों से सुसज्जित कर रहा था वो तो रहा नहीं, लेकिन अभी भी कोई है। कौन है? बच्चों का यहाँ पर जिक्र आया कि उसने बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जो कि बच्चे बना लेते हैं। उनको यही लगा कि शायद किसी बच्चे के अंदर आज भी देश प्रेम का वो जज्बा है जिसने उस मूर्ति पर उस चश्मे को सुशोभित कर दिया। और ये देखकर हवलदार साहब जो है बहुत भावुक होते हैं। और इतनी सी बात पर, यानी बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इस बात पर ही जो है उनकी आंखें डबडबा गई, यानी कि उनकी आंखें जो है नम हो गई। इस प्रकार से हमने देखा कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, यहाँ पर जिसका बहुत ही सुंदर भाव अभिव्यंजना किया गया, और ऐसा उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत सही समझ में आया होगा। लेकिन इससे हम एक चीज और समझ सकते हैं, देश प्रेम से संबंधित। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश, अर्थात चाहे मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित जो है सारी भूमि। और साथ ही साथ यहाँ पर यह प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्यगत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर जो है आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। यानी कि सारांश इस प्रकार का है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। क्योंकि देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह पूरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है।
अगर हमारा जो प्रेम अपने देश के प्रति है तो सारी चीजें हमें क्या लगेंगी, वास्तविक लगेंगी। किंतु अगर हमारा वास्तव में जो स्नेह हमारा है अपने देश के प्रति नहीं है तो दूसरे के द्वारा किया हुआ सारा कार्य पूरी तरह से बकवासी लगेगा, उसका कोई वास्तविक अर्थ हमें नहीं दिखेगा। अगले स्टेप में जो है इसमें यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, दुर्ग, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि प्रकार के जितने भी यहाँ पर उदाहरण हैं तो इन सभी में सबसे प्रेम होगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का वहां पर, चाहे पेड़ हो, नदी हो, जीव, निर्जीव या सजीव जो भी होते हैं सभी से उसका लगाव रहेगा। आगे कहते हैं कि जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, या फिर यूं कहें कि सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहाएगा, या फिर कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी नहीं जानते कि आंख भर नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़े के भीतर क्या हो रहा है। वे यदि बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी के औसत आमदनी का पर्ता बताकर देश प्रेम का दावा करते हैं, और उसे अवश्य ही पूछना चाहिए कि भाइयों कि बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा, जिनके दुख सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह कैसे संभव है और यह कैसे हम समझ सकते हैं। उनके कोसों दूर बैठे पेड़, या फिर यूं कहें कि पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उनके उसके साथ न घसीटो। प्रेम हिसाब किताब नहीं है, यह हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले भाड़े पर नहीं, उनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहते हैं कि हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है, तो हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति पूरी ज्ञान से बहुत ही अलग है, भिन्न है। वह मन के वेग या भाव लंबित है और उसका जो संबंध है लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। सब मिलाकर अगर हम ये कहें कि हमें अगर अपने देश से प्रेम नहीं है तो वास्तव में हम मनुष्य की उस श्रेणी में नहीं आते जो कि लेखक के माध्यम से जिस श्रेणी का निर्धारण किया गया है। तो हमें अवश्य ही, हमें ही नहीं बल्कि हर मनुष्य को अपने देश से वास्तविक प्रेम करना चाहिए, जैसा कि नेताजी के चश्मे के इस शीर्षक के माध्यम से यही बताया गया कि इस देश के कैप्टन ही नहीं, हवलदार ही नहीं, यानी कि बच्चे बच्चे के अंदर एक हुनर था जो कि वह अपने हुनर से, अपने कला से जो है वह नेताजी के अलग अलग प्रकार के चश्मे को सजाकर बनाकर उनके रूप सौंदर्य को जो है संवारता है, और इससे ये भाव प्रकट होता है कि उस बच्चे का भी अपने देश के प्रति कितना लगाव है, प्रेम है। तो ये कहानी यहीं पर विराम लेती है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में अवश्य आया होगा। आप पुनः भी इसका जो है रिवीजन करेंगे, इसको दोहराएंगे, और मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।